नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हमने इस पर वीडियो 3 पार्ट में आपको दिया है, नरमपंथी, गरमपंथी और गांधीवादी चरण। उन तीनों का निचोड़ इसमें हमने 50 क्वेश्चन के रूप में रखा है। आप इसे टेस्ट पेपर के रूप में लेंगे। ये टेस्ट पेपर 1 है, अंतिम लड़ाई है। हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है, तो इस बार आपको पार होना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के दीवान थे? ऑप्शन है आपके पोरबंदर, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो करमचंद गांधी पहले कौन थे ये आप समझ लीजिए। करमचंद गांधी थे महात्मा गांधी के पिता, जो कि सभी के यानी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए। करमचंद उत्तम चंद गांधी महात्मा गांधी के पिता थे। वे पोरबंदर रियासत में प्रधानमंत्री, राजस्थानी कोर्ट के सभासद, राजकोट में दीवान और कुछ समय तक बीकानेर के दीवान के उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। ये कबा गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। उन दिनों किसी रियासत की दीवानगिरी चैन की नौकरी नहीं थी। पोरबंदर पश्चिमी भारत की 300 रियासतों में से एक था, जिस पर उन राजाओं का ने शासन किया जो मात्र राजकुल में जन्म लेने के कारण शासन किया, यानी उसमें कोई टैलेंट नहीं था। अंग्रेजों की सत्ता से सिंहासन पर बैठे और मनमानी करने वाले राजाओं, सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता के निरंकुश प्रतिनिधि, पॉलिटिकल एजेंटों, युगों से दबल कुलची प्रजा के बीच निरापद कर्तव्य निर्वहन करने के लिए काफ़ी धैर्य, कूटनीतिक कौशल और व्यवहारिक बुद्धि की जरूरत होती है। तो पिता उत्तम चंद और करमचंद दोनों ही कुशल प्रशासक होने के साथ साथ सच्चे और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपको इतनी बातें मैंने बताई, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वे तीनों के दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। करमचंद गांधी का असली नाम था करमचंद उत्तम चंद गांधी, और ये एक दीवान थे। ठीक है, कुछ समय तक पोरबंदर के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया है उसका नाम क्या है? क्या था उसका नाम? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। तो उसने अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखी। इंडियन ओपिनियन भारतीय स्वतंत्रता के नेता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। इसका जो प्रकाशन था वो नस्लीय भेदभाव से लड़ने और साउथ अफ्रीका में भारतीय समुदाय और मूल अफ्रीकियों के अधिकार के लिए मांग करने के लिए, वहाँ पर इन्होंने नेटाल भारतीय कांग्रेस का एक आंदोलन भी किया था, और उसके लिए इस पत्रिका को उन्होंने मुख्य हथियार बनाया था। 1903 से प्रकाशन शुरू हुआ और 1961 तक जारी रहा। अखबार का स्थान, जिसे फिनिक्स सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, को 2020 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत घोषित किया। यहाँ पर कहने का मतलब जहाँ पर ये अखबार प्रकाशित होती थी उसको दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया है। सवाल नंबर 3, फिनिक्स फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ में, एसेक्स इंग्लैंड में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, या कंपाला में? तो फिनिक्स है दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। सवाल नंबर 4, M.K. गांधी समर्थक थे किसके? मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, या आदर्शवाद के, या दार्शनिक और अराजकतावाद के? तो आपको बताने हैं कि महात्मा गांधी किसके समर्थक थे। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है दार्शनिक और अराजकतावाद। अब आप ये जानेंगे कि दार्शनिक और अराजकतावाद क्या होता है। दार्शनिक और अराजकतावाद राजनीति विज्ञान की वह विचारधारा है जिसमें राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक माना जाता है। यानी एक देश है तो भाई देश है, राज्य होने की क्या जरूरत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी तरह की सरकार अवांछनीय है, मतलब अंग्रेज हैं वही ठीक है, दूसरे प्रकार का हमें क्या जरूरत है। इसमें साधारणतः यह तर्क दिया जाता है कि व्यक्ति
मूलतः विवेकशील होता है, निष्कपट होता है और न्यायपरायण प्राणी है। तो इन्हें सरकार की क्या ज़रूरत है, इन्हें देश की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही तो सब चीज़ बढ़िया रहेगा, ये सोच थी। सवाल नंबर 5, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति, नशाबंदी, ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा, ऑप्शन सी खादी तथा चरखा, ऑप्शन डी सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो इसका सही जवाब है सत्य तथा अहिंसा। सवाल नंबर 6, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता या आत्मविलीनीकरण? तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। इसीलिए तो उन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए हैं वो सत्य को प्राप्त करना चाहते थे, वो जो भी प्राप्त करना चाहते थे उन्होंने अहिंसा ही को ही चुना। सवाल नंबर 7, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है बिना मार्क्स के मार्क्सवादी, बिना समाज के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। सवाल नंबर 8, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से कौन सबसे अंतिम स्थान पर था? यानी गांधी जी अगर सत्याग्रह करते तो वो शुरुआत किस चीज़ से करते? तो आप इसको समझिए, वो शुरुआत करते सबसे पहले धरना से। ठीक है, किससे शुरुआत करते? धरना से। इसके बाद उसमें भी बात न चलती तो वो करते उपवास, और उपवास से भी बात न चलती तो वो करते बहिष्कार, और लास्ट में सबसे अंतिम में था उसका हड़ताल। यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि धरना और बहिष्कार को बदला गया है। ठीक है, एक दूसरे के इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो यही करते थे। सबसे पहले धरना, फिर बाद में उपवास, उसके बाद बहिष्कार करते थे चीज़ों का, और तब बात न बनती तब वो हड़ताल करते थे। तो आपसे पूछा गया सबसे अंतिम स्थान कौन सा है? तो वो है हड़ताल का। सवाल नंबर 9, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन, यानी इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ऑप्शन आप देखेंगे। दूसरा है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, बिल्कुल ये होता है। आपसे पूछा है नहीं, तो हमें विशेष ध्यान देना है। फिर कहा सत्याग्रही को संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो हमने संकल्प लिया कि दांडी यात्रा करेंगे, चाहे जितना किलोमीटर हो हम तो करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दूसरा बात, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, यानी हमें किसी से बुराई नहीं रखना है, अपनी मांग को पूरा करवाना है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए है कि हमें शत्रु को हराना नहीं है, यानी हमें शत्रु को हराने की जरूरत नहीं है, हमें जीतना है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 10, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, यानी सबसे खराब रूप हिंसा का क्या हो सकता है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न। तो आपके सवाल ये है, और इसका सही जवाब है गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप गरीबी का स्थायित्व होता है। क्योंकि जब गरीबी आ जाती है ना, एक कहावत है विभुक्षिता किंग न करोति पापम। फिर से सुनिएगा, विभुक्षिता किंग न करोति पापम, यानी भूखा कोई सा भी पाप कर सकता है। सवाल नंबर 11, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी क्या करते थे। गांधी, अब इतना बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। गांधी जी न तो नसबंदी कराए थे, ना तो उन्होंने निरोध का उपयोग किया। निरोध का मतलब कॉन्डोम होता है, और लूप का भी उन्होंने उपयोग नहीं किया था। तो देखिए, लूप यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉपर टी। कॉपर टी एक इस प्रकार की कॉपर की टी होती जो लगाया जाता है। अब उन्होंने वो क्या करते थे? वे आत्मनियंत्रण करते थे। वो अपने बगल में महिलाओं को सुलाते थे और फिर भी आत्मसंयम रखते थे। तो ये उनके परिवार नियोजन का तरीका उन्होंने लोगों को समझाया था। सवाल नंबर 12, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष
या 15 वर्ष? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। सवाल देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, 1915 की सुबह 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो उसमें 24 वर्ष के थे। जब वो लौटे तो 45 वर्ष के अनुभवी वकील बन चुके थे। 24-45 को घटा दीजिए, 21 साल निकल के आता है। तो कहते हैं कि वो गांधी बनकर गए थे और महात्मा बनकर के लौटे। सवाल नंबर 13, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष अस्थायी तौर पर वापस लौटे? 1915, 1917, 1916, 1918। तो इसका सही जवाब है 1915। हमने शुरू में ही आपको दिखाया था, वो वाली अभी जो सवाल दिखाया उसमें कहा था 9 जनवरी 1915 को वो लौटे थे अस्थायी रूप से। सवाल नंबर 14, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? जोहानसबर्ग, डरबन, पीटर मारित्सबर्ग या प्रिटोरिया? तो इसका सही जवाब है पीटर मारित्सबर्ग। ये तस्वीर आप देखिए। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों इसे फेंक दिया गया? क्योंकि उसमें रंग भेद और नस्लवाद की दक्षिण अफ्रीका में बड़ी चलन थी अंग्रेजों के द्वारा। चूँकि ये प्रथम श्रेणी का टिकट कटाए थे, फिर भी इन्हें लात मार करके उस डब्बे से निकाल दिया गया था। सवाल नंबर 15, M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। तो इन्होंने सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था और उसके अध्यक्ष भी बने थे। सवाल नंबर 16, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? यानी साबरमती आश्रम कौन से शहर के बाहर है? गांधीनगर, राजकोट, अहमदाबाद या वर्धा? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद, यानी साबरमती आश्रम अहमदाबाद के बाहर है। सवाल नंबर 17, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया है और इसे कौन सा आश्रम कहा जाता है? स्व अध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या स्वराज आश्रम? तो इस आश्रम को कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। सवाल नंबर 18, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित में आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना आश्रम है? साबरमती आश्रम, फिनिक्स आश्रम, वर्धा आश्रम या सदाकत आश्रम? तो सबसे पुराना है फिनिक्स आश्रम, जो कि अफ्रीका में है। सवाल नंबर 19, गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? बम्बई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में या पुणे में? तो गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। सवाल नंबर 20, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, दादा भाई नौरोजी, CR दास यानी चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये इसका डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे गांधी योग वाले वीडियो को आप देख लीजिए, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सवाल नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? आपको बताने हैं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1931, 1921, 1929 या 1930? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुई थी। उसमें पंजाब की राजधानी लाहौर थी। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई कौन से अधिवेशन में हुई थी? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 को। और इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
सवाल नंबर 22, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है आपके 1906 से 11, 1916 से 1922, 1917 से 1921 या 1940 से 1946। तो इसका सही जवाब है 1916 से 1922। तो देखिए अब आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था और उसमें मांग हो रही थी कि मुस्लिम के लिए अलग लीग की स्थापना हो, पर पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया जाए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो ये विरोध कर रहे थे इसका। तो फिर दोनों के बीच में देखिए गांधी जी आए और इतना एकता को बढ़ावा दिया कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में सहयोग दिया और खिलाफत आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय हिंदू और मुस्लिम एकता, और देखिए खिलाफत आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन भी चला था। तो उस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता इतना चरम पर था कि जामा मस्जिद की चाबियां आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद को दी गई, यानी मस्जिद की चाबी स्वामी श्रद्धानंद को दी गई और स्वर्ण मंदिर की चाबी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को दी गई। यानी हिंदू ने मुस्लिम का सपोर्ट किया और मुस्लिम ने हिंदू का सपोर्ट किया। तो ये वह दौरान था 1916 से 22 का जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों में मत एक था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी सवाल नंबर 23, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर्वप्रथम कौन से भारतीय चुने गए थे? यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो सदस्य बना था वो कौन सा भारतीय था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई निरोजी या विट्ठल भाई पटेल? ये सवाल नंबर 23 है आपके लिए। तो इसका सही जवाब है दादा भाई नरोजी, जिसे ग्रैंड ऑलमेंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यही वे व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम आम चुनाव में 1892 में जीत करके लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे और पहले ब्रिटिश भारतीय संसद भी बने थे। ये घटना कब घटी थी? तो 6 जुलाई 1892 को दादा भाई नेरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता और सिर्फ 5 वोट से जीते थे। इसलिए वो पहले व्यक्ति हो गए जो सबसे पहले ब्रिटिश संसद में चुने गए। सवाल नंबर 24, आपको यहाँ आंदोलन दिया गया है और आपको इसका सुमेलित करना है। बारदोली आंदोलन किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? कूका आंदोलन किसने किया था? और लाल कुर्ती किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह किया था आपका सरदार पटेल ने। और भी डिटेल में बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। बारदोली सत्याग्रह किया था सरदार पटेल ने, चंपारण सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने, और उसे बुलाने वाले कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल। उसका देखिए डाक टिकट भी मैंने लगा दिया। कूका आंदोलन किया था राम सिंह ने और लाल कुर्ती आंदोलन किया था गफ्फार खान ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब थोड़ा एक एक करके बारदोली, चंपारण और कूका आंदोलन, लाल कुर्ती के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है कूका विद्रोह। सन 1871 से 1872 में पंजाब के कूका लोग यानी नामधारी सिखों द्वारा किया गया था। यह एक सशस्त्र विद्रोह था जो मूलतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में था। बालक सिंह और उसके अनुयायियों गुरु राम सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। अंग्रेज बगान मालिकों ने चंपारण के किसानों से अनुबंध करा लिया था कि उन्हें 3 कठिया प्रणाली का पालन करना है। 3 कठिया प्रणाली का मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी है। और आप सभी जानते हैं नील की जड़ें इतनी गहरी होती है कि अगर एक बार किसी खेत में नील की खेती हो जाए तो उसकी उर्वरा शक्ति बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, दूसरे फसल नहीं होते हैं। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था।
यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान के रूप में 22% की वृद्धि कर दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जमकर विरोध किया और अंततः 6.04% पर वो माने थे। कितना में माने थे? 6.04% पर। लाल कुर्ती सेना का गठन सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने सन 1929 के आसपास पख्तूनवा, जिसे पाकिस्तान में अब सरहदी सूबा कहा जाता है, वहां किया था। इस संगठन को उन्होंने खुदाई खिदमतगार का नाम दिया था। इसके सदस्य लाल रंग की कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती सेना का नाम दिया गया था। सवाल नंबर 25, कथन ए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कारण, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज होने की आशा थी। अब आप बताइए कि क्या ये सत्य है? ए और आर दोनों सत्य है और व्याख्या भी स्पष्ट है। दूसरा है ए आर दोनों सत्य है तथा ए आर ए की पूर्णतः व्याख्या साफ साफ नहीं कर पाता है। ए सत्य है पर आर असत्य है, आर सत्य है पर ए असत्य है। आपको इस सवाल के जवाब देने हैं। तो देखिए, बात दोनों सत्य है, लेकिन क्या दो लाइन में उस घटनाक्रम को पूर्णतः व्याख्या हो पाएगी? दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय कांग्रेस नहीं चाहते हुए भी छुप छुप करके सहयोग किए थे। मैं विस्तृत बातें और बताऊंगा, लेकिन क्या एक ही बात थी कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो जाए, बस इतना ही? तो नहीं। देखिए, बातें सही है लेकिन स्पष्ट व्याख्या यहां नहीं की गई है। सवाल नंबर 26, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? मध्य प्रांत में, बिहार में, पंजाब में या मद्रास में? तो इसका सही जवाब है पंजाब में। अब ये उठता है कि क्यों नहीं मिला था? तो जब महात्मा गांधी ने अपना पूर्ण सहयोग दे करके भगत सिंह को नहीं बचाया था, अगर वो चाहते, अगर वो जोर लगाते तो बचा सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि बचा ही लेते। तो उन्होंने सिर्फ क्या किया था? एक लेटर लिख दिया था। तो इसका जमकर विरोध हुआ था। जब महात्मा गांधी आए थे ना, तो उसका खूब विरोध हुआ था। उस पर पत्थर फेंके गए थे, टमाटर फेंके गए थे, जूता चप्पल तक फेंके गए थे। सवाल नंबर 27 देखते हैं। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक का या गोपाल कृष्ण गोखले का? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सवाल नंबर 28, गांधी जी ने दांडी मार्च किया, यह कथन है। कारण, वे गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। गांधी जी ने दांडी मार्च किया और वो निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। तो आपको बताने हैं कि ये जो कथन है वो सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि दोनों बातें सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 3 कहता है एक सत्य है दूसरा गलत है, और डी कहता है कि कारण सत्य है और कथन असत्य है। तो देखिए, पहली बात तो कथन बिल्कुल सत्य है, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में किया था, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन कहीं पर ऐसा जिक्र हुआ कि फ्री में नमक दिलवाना चाहते थे? नहीं, वो फ्री में नमक दिलवाना नहीं चाहते थे। वो अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे कि आप नमक पर से टैक्स हटाइए। हम ये नहीं कहते हैं कि फ्री में नमक दिलाएंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि नमक बनाएंगे, खाएंगे, नमक पर किसी प्रकार का शुल्क ही नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना तो नहीं कि वो निःशुल्क ही दिलाना चाहते थे, ये बात का जिक्र नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र देशों की मुहिम पर, ये देखिए मैंने कहा था आपको कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध वाला, वही मैं आगे बताऊंगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र देशों की मुहिम में भागीदारी मजबूत रही। भारत की वित्तीय, औद्योगिक और सैन्य सहायता के कारण ही नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान के विरुद्ध ब्रिटिश अभियान को सफलता मिल पाई। यानी एक तरफ दोहरी राष्ट्र थे और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र इसलिए जीते थे क्योंकि भारतीयों ने धन, तन और कई प्रकार से सहयोग किया था। भारतीय की सामरिक स्थिति यानी हिंद महासागर की नोक पर वे बड़े हथियारों का उत्पादन कर सकते थे और विशाल सेना को जापान की प्रगति में रोक सकते थे हिंद महासागर की सहायता से। इसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना जीत पाई थी और उन्होंने वादा किया था कि
हम आपको आज़ाद कर देंगे। इसमें 25 लाख भारतीय सैनिक लड़े थे मित्र राष्ट्र की ओर से और 87,000 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए थे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने धोखा दिया। तो लेकिन ये पूर्ण तरह, हमने वो लाइन में क्या कहा था कि यहाँ पर देखिए, हमने ये कहा था कि क्या एक लाइन इसकी पूर्णतः व्याख्या कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 29 है, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, रोलेक्ट एक्ट के समर्थन हेतु, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। तो नमक कानून तोड़ने हेतु किया गया था दांडी मार्च। दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय था ये, और मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए अभियान के रूप में चला गया था नमक आंदोलन। कहीं पर निःशुल्क की बात हुई? नहीं हुई ना। सवाल नंबर 30, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटना, बिल्कुल सही बात है। मतभेद नहीं, सरकारी दमन नहीं, जेलों की भीड़ नहीं, चौरी चौरा की घटना ही नहीं असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के पास एक ग्राम है, जिसको कस्बा कह सकते, तहसील के गांव है दरअसल, ठीक है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए, और इस घटना को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। थोड़ा विस्तार में समझते हैं। दरअसल हुआ ये कि चौरी चौरा गांव में किसान शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। अंग्रेजों ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया। बदले में किसान भड़क गए, उन्हें खदेड़ते रहे, भगाते 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 वो कहाँ भाग के चले गए? अपने थाने। और हाजत में वो घुस करके अंदर से ताला लॉक कर लिए ताकि लोगों से बचा जा सके। लेकिन हुआ क्या, किसान इतने आग बबूले थे, उन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया, किरासन छिड़क दिया और जला करके उसी में मार दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। और यह घटना घटी थी 4 फरवरी 1922 को, और जिससे गांधी जी को बहुत आहत हुआ, इसलिए उसने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सवाल नंबर 31, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो साइमन कमीशन के विरोध में वो लाठीचार्ज हुआ था, उनके सिर पर एक लाठी लगी और वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे और फिर उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने क्या कहा था, मेरे सिर पर किया गया एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के कब्र की अंतिम कील साबित होगा। सवाल नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1936 में, 1940 में, 1942 में, 1947 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। सवाल नंबर 33, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पहले ही कहा था कि स्वतंत्रता का आश्वासन मिलेगा तो सहयोग करेंगे, लेकिन छुप छुप करके किया था इन्होंने। सवाल नंबर 34, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, मुंबई थी, चंडीगढ़ थी, या इनमें से कोई नहीं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, जो कि 1911 में स्थापित हुआ। देखिए, एक बार जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश के प्रधान राजा थे, ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली आए थे। वहाँ पर उनके लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। अगर आप 10th क्लास का किताब पढ़ेंगे, उसमें जॉर्ज पंचम की नाक है, ठीक है। तो उससे पहले यानी 11 से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी, और राजमहल छोटी राजधानी यानी उपराजधानी कहलाती थी, और राजमहल को छोटी कलकत्ता भी कहा जाता था। सवाल नंबर 35, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू।
तो इसका सही जवाब है, लीजिए मैंने जवाब तो बताए हैं नहीं, तो आप देख लीजिए खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था महात्मा गांधी को। ठीक है। सवाल नंबर 36, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, इनमें से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? श्रीनिवास अयंगर थे, चित्तरंजन दास थे, विठल भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी नहीं थे। सवाल नंबर 37, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे, दिल्ली दरबार लगी, तो उन्होंने ही लॉर्ड कर्जन की इस व्यवस्था को समाप्त किया, यानी 1911 में। यानी ऑप्शन 10, 11, 13, 14, तो इसमें सही जवाब होगा 1911। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया बंगाल विभाजन तब तक चला, प्रथम विश्व युद्ध जब ब्रिटिशों द्वारा भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी तो विभाजन समाप्त हो गया। जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया। सवाल नंबर 38, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हेनरी डेविड थोरो ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजा राम मोहन राय ने? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। यहाँ देखिए डिटेल। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता यानी राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई। यह उपाधि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के निधन पर शोक में सिंगापुर रेडियो के माध्यम से दी थी। यानी बापू और राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1831 में गांधी जी के कम कपड़ों को देख करके, वो कम कपड़ा पहनते थे, उन्हें अधनंगा फकीर कह डाला। सवाल नंबर 39, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिथगो, वो लॉर्ड बेवेल? तो सही जवाब है लॉर्ड लिथगो। सवाल नंबर 40, लाल कुर्ती दल संबंधित किया गया स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। हमने लाल कुर्ती दल के बारे में पढ़ा, कहीं भी स्वतंत्रता की बात नहीं, वो अंग्रेजों को खदेड़ करके निकालना चाहते थे क्योंकि वो हिंसक आंदोलन करते थे। लाल कुर्ती सेना का गठन सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां 1929 के आसपास पख्तूनवा, जिसे पाकिस्तान में अब सरहदी सूबा कहा जाता है, वहाँ किया था। इस संगठन को उन्होंने खुदाई खिदमतगार कहा था। इसके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती सेना का नाम दिया गया, जिनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को खदेड़ के भगाओ। सवाल नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1927 में, 1929 में, 1931 में, 1935 में? ये सवाल हमने जानबूझ करके रिपीट किया, तो बताएं इसका सही जवाब। आप हमें कमेंट भी करेंगे। तो इसका सही जवाब है 1929। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 42, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित किया गया था? यानी कौन सा गांधी इरविन समझौता द्वारा समाप्त कर दिया जाता? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौते की मुख्य बातों को जान लीजिए। दांडी मार्च के राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया, भारतीयों को फिर से नमक बनाने का हक मिला, आंदोलन के दौरान हुए त्यागपत्र अस्वीकार किए गए, आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटाई गई। इस समझौते पर ये आपका गोलमेज सम्मेलन कहा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य
किस वर्ष घोषित किया था, यानी किस वर्ष उन्होंने सोचा था कि हम पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्ति कर लेंगे, तो ये घोषणा कब की थी? 1929 में, 1931 में, 1939 में या 1941 में? तो यह घोषणा हुई थी 1929 में। ठीक है, ये मैंने कितनी बार आपको कह चुका है, ये बता दिया, आप इसे रोक कर पढ़ लें। सवाल नंबर 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता थी श्रीमती एनी बेसेंट, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो आयरिश महिला थी। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वह महान महिला जिन्होंने देश को बनाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने पति से अलग होने के बाद 19 वर्ष में उसके शादी हो गई थी, तो वो शादी ज़्यादा दिन टिका नहीं, वो अलग हो गई। अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक उन्होंने गठन किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित धार्मिक आंदोलन के माध्यम से भारत आई और बाद में यहीं की नेता बन गई। 1893 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गहराई से शामिल हुई और यहीं बसने का फैसला ले ली। भारत में उनके द्वारा चलाए गए सामाजिक कार्यों के लिए कई बार अभियानों में सफल भी रही। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सवाल नंबर 45 कहता है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता या आत्मविलीनीकरण? तो गांधी जी की नज़र में ये देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अहिंसा प्राप्ति का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सवाल नंबर 46, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम, घनश्याम दास बिड़ला, BR अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर? तो आप पूना पैक्ट में जानते हैं कि BR अम्बेडकर, लेकिन इन्होंने हरिजन सेवक समाज की स्थापना नहीं की थी, ये किया था घनश्याम दास बिड़ला ने। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक निर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। समझौते में दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, यानी BR अम्बेडकर मांग रहे थे कि दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल हो, लेकिन जब महात्मा गांधी अड़ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए पुणे जेल में, तो कुछ लोगों ने मिल करके एक समझौता किया कि चलो अलग तो नहीं होगा, लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, यानी 71 से विधानमंडल में 71 सीट पहले था, वो अब 148 सीट कर दिया गया और केंद्रीय विधायिका में कुल 18% सीटें रिजर्व कर दी गई। सवाल नंबर 47, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से कौन अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 48 नंबर का सवाल, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता के सौंपने की योजना निम्न में से किस रूप से जानी जाती है? यानी सत्ता सौंपने की जो योजना बनाई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? डुरन योजना, मॉर्ले-मिंटो सुधार? मॉर्ले-मिंटो सुधार तो 1905 में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना या बेबल योजना? तो ये जाना जाता है माउंटबेटन योजना के नाम से। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना का खाका तैयार किया, मतलब प्रारूप तैयार किया, पेश भी किया। इसी योजना के आधार पर भारत को अंग्रेजों से मिली मुक्ति, लेकिन पाकिस्तान भारत का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया। सवाल नंबर 49, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने? तो खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और कब की थी? तो जनवरी 1923 में की थी। इसमें और भी सदस्य थे और ये हुआ था इलाहाबाद में। चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम से एक दल की स्थापना की थी और अध्यक्ष बनाया गया था CR दास को और उसके सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50, साइमन कमीशन कब भारत आया? 1920, 1925, 1922, 1928? तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 को। पहली बार वह फरवरी-मार्च 1928 में आया, जबकि दूसरी बार अक्टूबर 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन ने अपनी में
कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी कि देखिए, भारत में जो नियम चल रहा था, जो भी कानून चलते थे, उसमें संशोधन 10 वर्ष के दौरान होते थे। उसी में सुधार करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन भारत आया था। संजोग वाली बात थी, उसमें एक भी सदस्य भारत के नहीं थे, तो इसी कारण उसका विरोध हुआ और इसके विरोध में मुख्य भूमिका निभाई थी लाला लाजपत राय ने और उन्हीं के सिर पर लाठी से प्रहार किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। चलिए, आपने देखा ये वीडियो। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।